हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, आप लोगों की तरफ से डिमांड थी कि आपको एसएससी के मैथ्स की तैयारी करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। यानी कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीरो लेवल से स्टार्ट करो मैथ्स को, या एसएससी के क्वांट में अर्थमेटिक और मैथ्स दोनों को, और पीक लेवल तक ले जाओ। मतलब कि केवल सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही आप 100% मार्क्स स्कोर करने की सिचुएशन में आ जाओ। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जो तरीका आपको बताऊंगा ना, ये प्योरली सेल्फ स्टडी बेस्ड है। मतलब यहाँ पर ना ही आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, ना ही गाइडेंस की जरूरत है, ना कोई कोर्स, ना कोई कोचिंग, किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास करो, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, टोटल 4 स्टेप्स में आपको तैयारी करनी है। 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप खुद अपने आप को सिचुएशन में ले आओगे कि एसएससी के मैथ्स में आप फुल मार्क्स स्कोर करने की सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, बेस। यानी कि यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आपको सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे जाके अटक जाओगे। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया या मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया, वहां पर हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना। सबसे बेसिक और ऑथेंटिक सोर्स जो होता है एसएससी के मैथ्स के लिए, वो है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी जो होती है ना, वो ऐसी चीज है कि वो सफिशियंट है, आपको उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी के बाहर से कोई सवाल कभी नहीं आने वाला है। जितने भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ्स में कोई इशू है, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो आपके पास में एनसीईआरटी होना चाहिए। या इवन मैं कहूँगा अगर आपका मैथ्स अच्छा भी है तो भी आपके पास में एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए। तो एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ सफिशिएंट है, अपने मोबाइल में आप रख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। 6ठी से लेकर के 10वीं तक की सारी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए, आपके पास में होना कंपलसरी है। आपका मैथ्स अच्छा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल में ये जरूर होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को आप एक तरीके से देख सकते हो। 6 से स्टार्ट करो और एक एक पेज को आप देखते जा सकते हो कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है या क्या आपका रह गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी जो है ना, वो कंप्लीट सोर्स है, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी एक रेफरेंस की तरह आप यूज कर सकते हो कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या आपने कंप्लीट कर लिया और क्या आपका बचा हुआ है। ठीक है, वो लोग जो इस शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी से, उनको मैं कहूंगा कि आप 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी हो है थोड़ी सी, 6ठी 7वीं की, आप छोड़ सकते हो, आप 8 से स्टार्ट करो। ठीक है, या तो 6 से स्टार्ट करो या 8 से स्टार्ट करो, पर एनसीईआरटी को करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में आप क्या करो, सबसे पहले नोट जरूर बनाना। जैसे कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, तो चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया, उसमें जो भी आपने सीखा है, जो भी फॉर्मूले से, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको अपनी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी बनाओ और वहाँ पर लिखना जरूर। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो उसको हम अपनी भाषा में समझते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। तो वो जो तरीका होता है ना, उसको लिख लेना समझदारी होता है। इसी को हम नोट्स कहते हैं। जब आप उन तरीकों को लिख लोगे तो आपको यही तरीके आगे तक याद आएंगे, रिविजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और वो चीज़ें जो आपने पढ़ ली है उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स, जैसे अभी एसएससी सीजीएल 2020 वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत कम समय है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। पर जो आने वाले समय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जरूर कहूंगा कि आप लोग नोट जरूर बनाइए। और 8वीं से लेकर के 10वीं तक, या फिर 6ठी से 7वीं तक, 6ठी से 10 तक आप एनसीईआरटीज के कंप्लीट नोट्स बनाइए, और एक पूरी कॉपी बनाइए अपने लिए, जिसमें आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप एसएससी मैथ्स लिख करके प्रिपरेशन करें और हर चीज़ उसमें लिखें। ठीक है, ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक कॉपी बनाना और उस कॉपी में नोट्स डालना। ठीक है, एनसीईआरटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा। एक स्ट्रॉन्ग बेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल का आ जाए या कैसा क्वेश्चन आ जाए, किस पैटर्न से आ जाए। तो जब आप किसी, जनरली ऐसे किताबों की कमी नहीं है, किताबें तो बहुत सारी है, पर आप किसी किताब से पढ़ोगे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ छूट जाए, हो सकता है कोई सी चीज़ ऐसी हो जो किसी की बुक में ना हो, है ना। तो एनसीईआरटी कैसा सोर्स है, एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स है। जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जा करके डाउनलोड कर लो। सारी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है।
तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप कंप्लीट करोगे, अपना बेसिस स्ट्रॉन्ग करोगे, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ भी दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या हो गया कि यू मस्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले ख़त्म करा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक चीज़ आप समझना कि एसएससी के अंदर जो मैथ्स आता है वैसा ही मैथ बैंक के अंदर भी आ जाता है। कभी कभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पहले आते थे, जैसे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप रेलवेज में देखते हो एसएससी के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो रेलवेज में भी आते हैं, सी सेट के अंदर आते हैं, ये कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इंडिया में, कैट की एग्जाम होती है उसमें आते हैं। लेकिन एसएससी जिस प्रकार से सवाल पूछता है उसका अपना एक तरीका है। तो होता क्या है ना, एग्जाम को पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। मैंने जनरली बच्चों को देखा है क्या करते हैं, एकदम से तैयारी शुरू कर देते हैं और यहाँ वहाँ की किताबें खरीदना शुरू कर लिया, इधर उधर के कोर्स खरीद लिए, बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, उस एग्जाम का अपना एक नेचर होता है और एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को समझे बिना हम उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। आप जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन उठा के देखना पड़ेंगे कि कैसे सवाल यूपीएससी पूछता है, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आप बिना पैटर्न समझे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो बिल्कुल आप उसी नाव की तरह हो जो समुद्र में है और बिना पतवार की है। मतलब इधर से हवा आ गई उधर चले जाओगे, उधर से हवा आई इधर चले जाओगे। जब आपके पास में एक डायरेक्शन होती है, आपको ये अच्छी तरह पता होता है कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक दिशा मिल जाती है, और उस समय संभावना होती है कि आप भटको ना, आप कम समय में अपना सिलेबस खत्म कर दोगे। ठीक है, तो पैटर्न समझने के लिए क्या करोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 3, 4, 5 सालों में। स्पेशली हम बात करें एसएससी में, तो एसएससी जो ऑनलाइन हुआ है 2016 से, तो 2016 से आप उठा सकते हो, और 2016 से 19 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, जितना या सीजीएल, कहीं भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको आप देख सकते हो। तो आपको करना क्या है इसके लिए अभी सबसे अच्छी 2 ही किताब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो मार्केट में रेलेवेंट है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको जहाँ पर मिल जाएंगे। एक तो हो गया आपके किरण, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, और एक होती है राकेश यादव। ठीक है, बट दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ राकेश यादव किरण में फ़र्क क्या है। किरण जो है ना, एक्चुअली कन्वेंशनल उसके सॉल्यूशंस होते हैं। किरण में आजकल इतने रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं जो कि एक्चुअली होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो राकेश यादव कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है। राकेश यादव में 2019 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही किताब में कवर हो जाएंगे। तो ये किताब तो देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, चाहो तो किरण ले लो या राकेश यादव ले लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा राकेश यादव ज़्यादा बेटर है, बिकॉज राकेश यादव में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हैं, और दूसरी बात उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको जरूर लीजिए। आपको ये पता नहीं कि कहाँ से लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको अमेजन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके अमेजन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। किताब आपके घर पे आ जाएगी। लगभग 300 या 400 रुपये की किताब होगी, बट ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आने वाली है। ना सिर्फ आपको टियर 1 में, जबकि टियर 2 में भी काम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी आप इसको और जस्टिफाई कर पाओगे एनसीईआरटीज़ को। जब आप एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे ना, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा कि आपको क्या और पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी एक बार में खत्म नहीं होती है। आपने ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 8वीं से लेकर के 10वीं तक आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी और इसके बाद आप उसको हाथ ही नहीं लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप नोट्स बनाओगे तो उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज करोगे। तो रिवीजन जब आप करते हो ना, तो जब आपको एग्जाम का पैटर्न पता होता है, तो आप ज़्यादा आसानी से उस रिवीजन को करोगे, ज़्यादा फोकस तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से, मैंने बता दिया, किताब आपके पास में होना चाहिए, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टाइप वाइज क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए, ये आप खुद कर सकते हो, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की बहुत बेसिक किताबें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को आपको वापस से पढ़ना है। और ये जब आप खत्म करोगे उसके बाद में आपको पैटर्न समझने के लिए आप बुक परचेज कर सकते हो, उससे आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। 2 चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है एक्यूरेसी।
अब मैं इसके ऊपर ना कई बार बहुत सारी बातें कर चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि बच्चे इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए, और अपनी स्कोर को आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। देखो, सबसे पहली चीज़ आप एक समझो कि एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप 100 में से 40-35 नंबर ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स ले आओ तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, नहीं, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। नो डाउट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको दूसरों से ज़्यादा स्कोर करना है। बट दूसरों से ज़्यादा स्कोर करने का मतलब क्या, अगर आप अपने आप को 100% पे ले आओ, अब अपनी पोटेंशियल लगा के जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है उसमें 100% स्कोर करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों से आगे बढ़ जाओगे। तो आपको एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए, आपके ब्रेन में हमेशा ये बात होना चाहिए कि आपको 100% एक्यूरेसी की तरफ जाना है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जितने सवाल आप सॉल्व करते हो तो कोशिश करो कि आप जो भी सवाल सॉल्व करो वो सही सॉल्व करो। देखो होता क्या है ना, मैं आपको कई सारे वाक्य बता सकता हूँ। एग्जाम जब होती है, CGL 2019 वाला पेपर हुआ था, Tier 2 का हुआ था, बच्चे एग्जाम दे के आए, उसके बाद में वो ऐसी ऐसी गलतियां उन्होंने बताई है कि उनको बताने में भी शर्म आ रही थी, मुझे सुनने में भी शर्म आ रही थी। मतलब ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स क्या थी वो कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा या फिर कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गए, क्वेश्चन ने पूछा कुछ, समझा कुछ और सॉल्व कुछ करके आ गए, उस वजह से गलत आंसर टिक करके आ गए। तो यार ये जो होता है ना, देखो क्या होता है, हम लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन हम गलतियां क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उसकी आदत होती है। वी आर हैबिचुअल, और आदत हम बनाते हैं एक्चुअली, वो कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई दे के गया है ना। हम पुराने कर्मों से अपने पुराने पापों को इकट्ठा करके आदत बनाते हैं गलतियां करने की। तो जैसे आप गलती करने की आदत डालते हो ना, वैसे ही आप एक्यूरेसी की आदत भी डाल सकते हो। तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, एक एक्यूरेसी चार्ट बनाओ। डेफिनेटली आप एक SSC एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, आप एक जीते जागते इंसान भी हो, तो आपकी एक डायरी भी होगी, है ना, जिसमें आप टारगेट्स लिखते होंगे। अगर आपकी डायरी नहीं है, आपकी कोई कॉपी ऐसी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक कॉपी आप जरूर बनाओ जहां पर आप लिखो अपने टारगेट डेली बेसिस पे। उसी कॉपी में डेली बेसिस पे आपको अपना एक्यूरेसी चार्ट भी बनाना है। एक्यूरेसी चार्ट में आप क्या करोगे, सिंपल सा कुछ, जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 28 जून, तो 28/6 लिखा, ठीक है। और ये काम आप सारे सब्जेक्ट के लिए कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्वांट का लिखो, रीजनिंग का लिखो, GA का लिखो और इंग्लिश का लिख लिया, चारों के नाम लिख दिए सब्जेक्ट के। अब क्या करो आप आज की तारीख में, ऑब्वियसली जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे ना, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने समझ लिया, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेली बेसिस पे। तो 50-60 क्वेश्चन कुछ आपने मान लीजिए क्वांट के लगाए, 100 क्वेश्चन आपने इंग्लिश के लगा लिए, कुछ क्वेश्चन आपने रीजनिंग के लगाए और कुछ क्वेश्चन आपने GA के लगाए। तो आप अपने आप को चेक करो, आप क्वेश्चन के ना 10-10 के स्लॉट बनाओ, 10 क्वेश्चन ईच, हर 10 क्वेश्चन ईच पर स्लॉट, 10 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ और ये देखो कि उन 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आप ये चेक करो, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, SSC के मैथ्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ, 10 क्वेश्चन सही कर लिए, उसको देखो कि आप, मैं मान लो 10 क्वेश्चन करें, उसमें आपने फिर 8 सवाल सही करें, फिर अगले 10 में आपने 9 कर लिए सही, है ना। तो ऐसे करते करते आप 100 सवाल सॉल्व करते हो, तो 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किए देखो और चार्ट में यहाँ पर भरो। जैसे मान लीजिए आपने आउट ऑफ 100 यहाँ पर 88 क्वेश्चन सही किए, तो आपका 88% आपका एक्यूरेसी परसेंटेज हुआ, किसका, क्वांट का। वही काम रीजनिंग में करो, उसका मान लो 90% हुआ, GA में देख लो, इंग्लिश में देख लो। तो सबका आप डेली भरो और अपने आप को इवेल्युएट करते चले जाओ। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप कितना एक्यूरेसी सॉल्व कर रहे हो। और इसका फायदा क्या मिलेगा, आपके अंदर एक ललक पैदा होगी, आपकी इच्छा होगी कि ये 88 को 90 को मैं 100 तक लेके जाऊं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 तक लेके जाना क्यों जरूरी, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि एग्जाम में आपको कितना आता है, नॉलेज चेक आपको कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको कैसे चेक किया जाएगा, एग्जाम में आपने कितने सवाल सही सॉल्व किए और जल्दी सॉल्व कर लिए, मतलब कि उस समय में। तो एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आप ज़रूर बनाएं और देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
और इसको आप मेंटेन जब करेंगे, मतलब एक लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे, जब आप देखेंगे 1 महीना 1.5 महीने तक अपने जो प्रोग्रेस आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल आपको हो सकता है आगे बढ़ने में। ठीक है, इससे आपका स्कोर ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, एक्यूरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करो, एनसीईआरटी से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आप एक्यूरेसी पे काम करो। बहुत जल्दीबाजी मत करना मॉक टेस्ट लगाने की। कई बच्चे जल्दी से मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बेसिक तैयार नहीं करा, आपको पता ही नहीं कि सवालों को सॉल्व कैसे करना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपके लिए कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, शॉर्टेस्ट है और सही बैठेगा, उसके बिना आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है आपका एक्यूरेसी। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आता है कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, अब यार ये भी बहुत क्रूशियल चीज़ है। जब आप एक्यूरेसी पे काम कर चुके होते हो, आपको ये पता है कि आप जो भी सॉल्व कर रहे हो वो एक्यूरेट सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर केवल एक्यूरेट सॉल्व करने से काम नहीं चलता है। आपको एक सीमित समय में पेपर सॉल्व करना है। आपको 100 सवाल दिए जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है 60 मिनट में सॉल्व करो, तो 100 सवालों को 60 मिनट ही मिल रहे हैं ना, 60 से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो आपको 60 के अंदर सॉल्व करने की एबिलिटी भी डेवलप करना पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता है, आप पे प्रेशर क्रिएट होता है। अब कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर है ना, एक्चुअली मैं इस वीडियो में, एक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो मैं अलग से बताऊंगा, बिकॉज कैलकुलेशन स्पीड जो है वो सबके लिए काम का है। जो बच्चे सीजीएल 2020 की तैयारी करेंगे या सीएचएसएल देंगे उनके लिए भी काम का है और आगे के लिए भी काम आएगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी आप देखोगे आपका टीसीएस का जो एग्जाम हो रहा है, टीसीएस क्या कर रहा है, जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है। स्पेशली 2017 से जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया है, वहाँ से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को उलझाया जा रहा है कैलकुलेशंस में। तो कैसे अपने कैलकुलेशन आप बढ़ा सकते हो, कैसे आप कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो, कैसे आप कैलकुलेशन पर काम करोगे जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले एग्जाम के स्कोर में, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरी बात थी एसएससी के क्वांट और मैथ्स की स्ट्रेटेजी, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो अपने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जो कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका मतलब मैथ्स में 12th में 60 मार्क्स के अबव हो या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स है और वो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप स्टैट्स के लिए पढ़ाई करोगे तो आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। और अभी जो है फ्रेंड्स, समय बहुत अच्छा है अगर आप जेएसओ की पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो। क्योंकि होता क्या है ना, एसएससी क्या कर रहा है, आप देखोगे पिछले बार से इसने क्या किया, टीयर 2 के साथ में टीयर 3 ले लिया। मतलब पहले क्या होता था कि टीयर 2 का रिजल्ट आता था, उसके बाद में टीयर 3 के लिए आप जाते थे, जो टीयर 2 क्वालिफाई करते थे वही टीयर 3 देते थे। अभी एसएससी क्या कर रहा है, टाइम बचाने के लिए टीयर 2 टीयर 3 एक साथ कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको टीयर 3 के लिए भी पढ़ना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और इस बार तो प्रेसी राइटिंग भी आ गया। तो टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद में इतना समय बचता नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग से पढ़ने बैठो, है ना, वहाँ पर इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो अभी जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड है, मतलब लॉकडाउन तो हट गया है खैर, बाकी एग्जाम पोस्टपोन्ड है, लगभग 1.5 महीना अभी एग्जाम नहीं होना है। तो समय बहुत अच्छा है इसके लिए पढ़ने का, अगर टाइम आपके पास में है तो अभी आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, वो सिलेबस खत्म करके रख दो, ताकि जैसे रिजल्ट आपका टीयर 1 का आएगा और आपको पढ़ना होगा तो आपको केवल रिविजन करना होगा। ठीक है, तो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, स्टैट्स पढ़ना चाहते हो, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो। और कुछ भी क्वेरी आपको हो तो वहीं पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप पूछ सकते हो। और इस स्ट्रेटेजी को आप जरूर फॉलो करना। मैथ्स अगर आपको तैयार करना है, मेरा विश्वास करो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप जरूर अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। अगर आप बातों में आ जाओगे ना, किसी की, कोई बोल रहा है ये कोर्स खरीद लिया, कोई बोल रहा है ये किताब खरीद ली, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कभी भी ये काम मत करना कि यार बहुत ज़्यादा किताबों का ढेर लगा लिया, अलग अलग तरीके के कोर्स खरीद लिए, क्योंकि वो काम नहीं करने वाले हैं। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल्फ स्टडी है। ये सबसे पावरफुल चीज़ है। आपको कोई भी गाइड कर दे, आपको कोई भी रास्ता बता दे, मैं आपको कितनी भी बार बता दूं कि इधर जाना है इधर नहीं जाना है, तो वो 10% ही काम कर रहा है। 90% जो है वो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी काम करेगी, आपके खुद के एफर्ट्स काम करेंगे। तो उस पर काम सबसे ज़्यादा करो, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। एक्यूरेसी चार्ट बनाओ अपना, अपने आप को देखो कि कितनी एक्यूरेसी लेवल आपकी बढ़ी है,
क्या इंप्रूवमेंट है, डेली बेसिस पे आपका एवरेज निकालो, कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है ना, और कोशिश करो उसको 100 पे ले जाने की, ठीक है। और कैलकुलेशन स्पीड की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलकुलेशन स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्या क्या आपको याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ये बहुत लंबा हो चुका है एक्चुअली। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि वीडियो छोटे से छोटा हो ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और वो भी रिलेवेंट होगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बना दूंगा। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।